नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। आज की खास खबरों पर नजर डालते हुए बीजेपी के हंगामे के बीच बंगाल के राज्यपाल ने केवल 7 मिनट पढ़ा अभिभाषण। जस्टिस रमन्ना ने कहा, स्वास्थ्य क्षेत्र सरकार की प्राथमिकता में न होना चिंताजनक। शायर मुनव्वर राणा के घर आधी रात को पुलिस की तलाशी, अभद्रता का आरोप। नीतीश के मंत्री मदन सहनी ने इस्तीफा दिया, अफसरशाही से थे नाराज। ईडी के निशाने पर अब उप मुख्यमंत्री अजित पवार, 65 करोड़ की संपत्ति जब्त। खास खबरों पर नजर डालने के बाद अब वक्त है आज की बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। इसलिए लेते हैं आज की सबसे अहम खबर सबसे पहले। मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के शोर शराबे के बीच पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने सिर्फ 7 मिनट में अपना अभिभाषण खत्म किया और सदन से बाहर चले गए। इस दौरान बीजेपी के विधायक शोर मचाते रहे और चुनाव बाद की राजनीतिक हिंसा का मुद्दा उठाते रहे। राज्यपाल ज्यों ही अभिभाषण के लिए खड़े हुए, बीजेपी सदस्य अपनी अपनी सीटों पर खड़े हो गए और शोर मचाने लगे, नारेबाजियां करने लगे। उन्होंने हाथों में पोस्टर ले रखे थे जिन पर चुनाव बाद हिंसा के बारे में लिखा हुआ था। राज्यपाल ने अभिभाषण शुरू किया और पढ़ते रहे। वो थोड़ी देर के लिए रुक गए। स्पीकर बिमान बनर्जी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ उन्होंने थोड़ी सी बातचीत की और लिखा हुआ अभिभाषण फिर से पढ़ने लगे, लेकिन बीजेपी सदस्यों का शोरगुल जारी रहा। लगभग 7 मिनट में ही राज्यपाल ने अभिभाषण पूरा किया और तेजी से सदन से बाहर चले गए। बता दें, राज्यपाल ने पहले ही ये संकेत दे दिया था कि वो ममता बनर्जी सरकार का दिया हुआ अभिभाषण नहीं पढ़ना चाहते। यदि ऐसा होता तो एक संवैधानिक संकट खड़ा हो जाता। संविधान के अनुसार राज्यपाल निर्वाचित सरकार की सिफारिशों और अनुशंसाओं के आधार पर ही काम करते हैं। इस हिसाब से वे अभिभाषण पढ़ने के लिए बाध्य होते हैं। तो ये पूरा प्रसंग आप समझ सकते हैं, एक तरह की नूरा कुश्ती भी था विपक्षी दल बीजेपी और राज्यपाल के बीच में। हम सब जानते हैं कि राज्यपाल बीजेपी के एजेंडे पर काम कर रहे हैं, बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं और बीजेपी राज्यपाल का इस्तेमाल कर रही है। तो ये जो मौका था जिसमें राज्यपाल को ममता बनर्जी की सरकार के द्वारा तैयार किया हुआ अभिभाषण पढ़ना था, वो उसको पढ़ना नहीं चाहते थे, ये जाहिर कर चुके थे। उसमें कई फेरबदल की बात कर रहे थे। उसमें ये कह रहे थे कि इसमें राजनीतिक हिंसा का भी जिक्र किया जाए, जिसके लिए ममता बनर्जी तैयार नहीं थी, उनकी सरकार तैयार नहीं थी। तो अभिभाषण को कैसे न पढ़ना पड़े, इसका पूरा इंतज़ाम एक रणनीति बनी और इसमें बीजेपी के जो विधायक हैं उन्होंने शोरगुल किया, हंगामा किया और उस हंगामे का बहाना लेकर उन्होंने केवल 7 मिनट अभिभाषण पढ़ा और फिर अपने बाहर चले गए। तो जब भी कभी ऐसा होता है कि राज्यपाल अभिभाषण पढ़ते हैं और ऐसी स्थितियां नहीं होती, हंगामा होते हैं, तो मान लिया जाता है कि राज्यपाल ने वो अभिभाषण पढ़ दिया है। वो रिकॉर्ड में विधानसभा के चला जाता है कि राज्यपाल ने अभिभाषण पढ़ा था। तो इस लिहाज से ये जो औपचारिकता थी वो पूर्ण कर ली गई है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो कुछ भी हुआ, जो ड्रामा हुआ पश्चिम बंगाल की विधानसभा में, वो साफ दिखा रहा है कि राज्यपाल और विपक्षी दल बीजेपी की मिली जुली जो रणनीति है वो चल रही है। पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हुई है, राजनीतिक हिंसा हुई है चुनाव के बाद, जिसे बीजेपी तमाम मंचों पर उठाना चाहती है, बड़ा मुद्दा बनाना चाहती है, वो बन नहीं पा रहा है। वो उसने कोर्ट का सहारा लिया, ह्यूमन राइट्स कमीशन का सहारा लिया, होम मिनिस्ट्री ने उसके साथ आई, प्रधानमंत्री इसके साथ हैं और गवर्नर भी अपने तय पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये मुद्दा बन जाए। हालांकि ये मुद्दा बन नहीं पा रहा है और दुर्भाग्य है कि इस तरह की चीज़ों को इस तरह से उछाला जा रहा है और इसमें पूरी सरकार, केंद्र की भी सरकार और गवर्नर दोनों शामिल हैं। मानव अधिकार आयोग का भी इस्तेमाल हो रहा है। ये एक जांच होनी चाहिए। हिंसा हुई है, हिंसा के लिए जो कसूरवार हैं उनको दंड भी दिया जाना चाहिए और हिंसा में अगर तृणमूल कांग्रेस के लोग शामिल हैं तो उनको भी दंड मिलना चाहिए। लेकिन
इस पूरे मामले को इस तरह से बड़ा करना और राज्य की जो भी सरकार है उसको काम न करने देना, उसे परेशान करना, ये अपने आप में एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अगली खबर लेते हैं। मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना ने स्वास्थ्य के प्रति सरकार के रवैये को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि चिकित्सा क्षेत्र को सरकार द्वारा प्राथमिकता नहीं दिया जाना एक चिंता की बात है। वो विश्व चिकित्सा दिवस पर गुरुवार को एक कार्यक्रम में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये दुखद है कि ड्यूटी के दौरान हमारे डॉक्टरों पर बेरहमी से हमले किए जा रहे हैं। उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों है कि चिकित्सक किसी और की विफलता का खामियाजा भुगतें। मुख्य न्यायाधीश ने जिस तरह की विफलता की ओर इशारा किया है, वैसी विफलता हाल में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान बड़े पैमाने पर हमें दिखी थी। उन्होंने कहा, सरकार में चिकित्सा निकायों और संबंधित एजेंसियों को इन चिंताओं को दूर करने के लिए साथ काम करना होगा, तभी हम हर साल 1 जुलाई को डॉक्टरों को ईमानदारी से बधाई दे सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहली बात तो जो प्रधान न्यायाधीश हैं जस्टिस एन.वी. रमन्ना, उन्होंने ये अंडरलाइन किया है कि हमारा स्वास्थ्य तंत्र बहुत ख़राब है और स्वास्थ्य तंत्र की कमज़ोरियों की वजह से डॉक्टरों पर हमले हो रहे हैं और स्वास्थ्य तंत्र की कमज़ोरियों को दूर करने के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है। वो उस पर चिंता भी नहीं कर रही है, उसको बेहतर बनाने की कोई कोशिश करते हुए भी नहीं दिख रही है और उसकी सज़ा भुगतनी पड़ रही है डॉक्टरों को, क्योंकि लोगों का गुस्सा फिर उन पर निकलता है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, डॉक्टरों को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। इन 1-1.5 साल में, कोरोना काल में, ये बहुत खुल कर दिखा हमें कि हमारी जो चिकित्सा व्यवस्था है वो तबाह हो चुकी है, छिन्न भिन्न हो चुकी है और इसकी वजह से डॉक्टरों पर अतिरिक्त दबाव भी है। वो उन्हें ज़्यादा काम भी करना पड़ रहा है और लोगों का गुस्सा भी झेलना पड़ रहा है। तो ये दुखद पहलू है और इसके लिए और कोई नहीं, सरकार जिम्मेदार है। तो इसका दूसरा जो पक्ष है उस पर ध्यान देना चाहिए कि एक दिन पहले भी एन.वी. रमन्ना ने सरकार को कटघरे में किया था, परोक्ष रूप से इशारों में कई ऐसी बातें कही थी कि जो इस सरकार के चरित्र की तरफ इशारा करती थी। मसलन न्यायपालिका पर राजनीतिक दबाव नहीं डालना चाहिए, उसे मुक्त होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, उसका सम्मान किया जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कही थी कि हर 5 साल में शासक बदल देने से तानाशाही के रुकने की गारंटी नहीं मिलती है। यानी ये मौजूदा सरकार जिस तरह से काम कर रही है, अगर वो बदल भी जाए तो भी तानाशाही के रुकने की गारंटी नहीं है, क्योंकि जब तक समाज में संवाद खुला ना हो, जो असहमति है उसका सम्मान ना हो, डिबेट ना हो, डायलॉग ना हो, डिसेंट ना हो, तो इन सब को जब तक स्वीकृति नहीं मिलती है और या इन पर सरकार द्वारा हमले किए जाते हैं, तब तक तानाशाही के खतरे हमको मिलते रहेंगे। भले ही सरकार बदल जाए या यही सरकार फिर से चुन के आ जाए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो उन्होंने 2 दिन में सरकार को अलग अलग जगह पर ठीक से रगड़ दिया है। ये अंडरलाइन करने की बात है और ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि हमारी जो सर्वोच्च न्यायालय है वो बहुत सारे संदेहों के दायरे में आ गया है। बहुत सारे आरोप लगे हैं उस पर जो पिछले न्यायाधीशों ने काम किए हैं, चाहे वो बोबडे हों, चाहे रंजन गोगोई हों, चाहे दीपक मिश्रा हों। ये पिछले 5-6 जजों का जो कार्यकाल रहा है बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा है देश के लिए, गलत निर्णय हुए हैं और उनको लेकर सवाल उठे हैं। तो अगर न्यायपालिका अपनी रीढ़ खड़ी कर रही है और सबसे पहले तो जो प्रधान न्यायाधीश हैं उन्हें अपनी रीढ़ सीधी करनी पड़ रही है, पढ़ने की ज़रूरत है और उन्होंने ये करके दिखा रहे हैं, ये अच्छी बात है। इसका संदेश पूरे समाज में जाएगा, पूरे देश में जाएगा, पूरी न्यायपालिका में जाएगा और उम्मीद करना चाहिए कि जो न्याय की गुणवत्ता है वो इससे बढ़ेगी और सरकारी दबावों से हमारी न्यायपालिका मुक्त होकर काम कर पाएगी। अगली खबर लेते हैं। मशहूर शायर मुनव्वर राणा के लखनऊ के उनके घर में अचानक देर रात यूपी पुलिस ने तलाशी ली है। मुनव्वर राणा के परिवार के लोगों ने आरोप लगाया है कि पुलिस अचानक घर में घुस आई और उसने बिना किसी वारंट दिखाए ये तलाशी ले ली। उन्होंने आरोप लगाया है कि पुलिस ने उन्हें कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। इस मामले में पुलिस की ओर से अब तक ना तो पुष्टि की गई है और ना ही इसका खंडन किया गया है। पुलिस की इस कथित कार्रवाई के बारे में कुछ साफ तो नहीं है,
कि ये क्यों की गई, लेकिन एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि हाल में मुनव्वर राणा के बेटे पर फायरिंग किए जाने को लेकर कार्रवाई की गई है। बहरहाल मुनव्वर राणा की बेटी और कांग्रेस की नेता फौजिया राणा ने रात में तलाशी लिए जाने को लेकर पुलिस पर गुंडागर्दी करने और महिलाओं के साथ अभद्रता करने का आरोप भी लगाया है। इस मामले में अमर उजाला की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यूपी पुलिस शायर मुनव्वर राणा के बेटे तबरेज़ को गिरफ्तार करने के लिए हुसैनगंज के लाल कुआं स्थित FI टावर ढींगरा अपार्टमेंट में उनके फ्लैट पर पहुंची थी। अमर उजाला की रिपोर्ट के अनुसार रायबरेली सदर कोतवाल का दावा है कि 28 जून को हुए तबरेज राणा पर जानलेवा हमले का मामला फर्जी था और तबरेज ने खुद अपने प्रतिद्वंद्वियों को फंसाने के लिए अपने ऊपर गोली चलवाई थी। रिपोर्ट के अनुसार रायबरेली पुलिस ने तबरेज की तरफ से दर्ज कराए गए मुकदमे में उल्टा तबरेज राणा को ही मुलजिम बना दिया है। वहीं मुनव्वर राणा ने कहा है कि उनके बेटे को फंसाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है, उनके खिलाफ फर्जी मुकदमे किए जा रहे हैं। वो इस मामले में प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखेंगे। तो प्रधान मोदी को चिट्ठी लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कोई अलग नहीं है। वो इसी तरह से काम करेंगे, उनकी पुलिस भी इसी तरह से काम कर रही होगी। और ये कार्रवाई जो हुई है, जाहिर है कि मुख्यमंत्री निवास को इसका पूरा पता होगा, मुख्यमंत्री को इसका पूरा अंदाज़ा होगा। आप ध्यान रखिए कि मुनव्वर राणा ने पिछले कुछ समय में कुछ तीखे तेवर अपनाए थे और CA के खिलाफ भी उन्होंने बयान दिए थे, सरकार के खिलाफ भी बयान दिए थे, और तब से वो सरकार की आंखों में चुभ रहे हैं, सरकार की आंखों की किरकिरी बने हुए हैं। तो जब उनके बेटे पर हमला हुआ और उसने कंप्लेन दर्ज कराई, FIR दर्ज कराई, तो अब पुलिस घूम फिर कर उनको फंसाने में लग गई है। उन्हीं पर दोष मढ़ रही है कि उन्होंने ही अपने ऊपर जानलेवा हमला करवाया और वो अपने प्रतिद्वंद्वियों से अपना हिसाब किताब सिद्ध करना चाहते थे। हालांकि इस बारे में किसी तरह के प्रमाण तो है नहीं। और फिर उसमें भी मुनव्वर राणा के घर में आधी रात पहुंचकर बिना किसी वारंट के तलाशी लेना, ये कौन सी तरीका है? ये तो पुलिस के नियमों का भी उल्लंघन है। फिर महिलाओं से अभद्रता करना, बदसलूकी करना, ये असल में यूपी पुलिस का यही चरित्र बन गया है। वो इसी तरह से काम कर रही है। और जब भी कोई कंप्लेन आती है, ख़ासतौर पे जो सरकार विरोधी रुख रखते हैं, उनको कैसे फंसाया जाए, कैसे निपटाया जाए, इसमें वो तुल लग जाती है। और इस मामले में भी लग रहा है कि पुलिस का एजेंडा यही है। दूसरी खबर लेते हैं। नीतीश सरकार के मंत्री मदन सहनी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सहनी ने कहा है कि उन्होंने ये इस्तीफा अफसरशाही के खिलाफ दिया है। ANI से बातचीत में सहनी ने कहा, मुझे कोई लोभ लालच नहीं है, अफसर मेरी बात नहीं सुनेंगे तो लोगों का काम नहीं होगा और ऐसे में मुझे इस जगह नहीं रहना। उन्होंने कहा कि राज्य में अफसर पूरी तरह से बेलगाम हैं। सहनी ने कहा कि कहा कि विधायक तो खुलकर बोल भी सकते हैं, लेकिन मंत्री ऐसा भी नहीं कर सकते हैं। सहनी के आरोपों का हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने समर्थन किया है। ये भी NDA का हिस्सा हैं। मांझी ने कहा कि ये बात सच है कि कई प्रशासनिक अफसर नेताओं की बात को अहमियत नहीं देते। उन्होंने कहा कि वो इस मुद्दे को विधायकों की एक बैठक में उठा भी चुके हैं। सहनी के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया देते हुए बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में पूरी तरह से अफसरशाही चालू है और जब मंत्री की बात नहीं सुनी जा रही है तो आम आदमी की बात भला क्या सुनी जाएगी। RJD नेता तेजस्वी ने कहा कि इस गिरी हुई सरकार का गिरना तय है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह हैं। मदन सहनी के इस्तीफे को JDU के लिए झटका माना जा सकता है, क्योंकि सहनी पार्टी के बड़े OBC चेहरे हैं और जब JDU के ही मंत्री अफसरों पर उनकी बात न सुनने के आरोप लगा रहे हैं तो ये वाकई बेहद गंभीर मसला बन जाता है। मदन सहनी नीतीश सरकार में समाज कल्याण विभाग जैसा अहम विभाग संभाल रहे हैं। सहनी ने हालांकि इस बात से को कहा है कि वो JDU में ही रहेंगे और नीतीश कुमार की क़यादत में काम करते रहेंगे। तो सहनी पार्टी में बने रहेंगे, लेकिन मंत्री पद छोड़ दिया है। तो इसी से बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। असल में बिहार में बहुत सारी हलचलें चल रही हैं। JDU में हलचल चल रही है,
लोजपा लोक जनशक्ति पार्टी में हलचल चल रही है, आरजेडी में हलचल चल रही है और कांग्रेस में भी हलचल चल रही। तो ऐसा लग रहा है कि बिहार में जल्दी ही कोई परिवर्तन होने वाला है, कुछ ना कुछ इस तरह की खिचड़ी पक रही है जो कहीं कुछ बिहार की राजनीति में बड़ा साबित हो सकता है। तो सरकार में असंतोष है, सरकार के जो गठबंधन है एनडीए उसमें असंतोष है, कई धड़े नाराज चल रहे हैं और ये नाराज़गी सार्वजनिक तौर पर व्यक्त भी कर रहे हैं। एलजेपी का जो हाल है हम सब जानते हैं कि चिराग पासवान की पार्टी दो फाड़ हो चुकी है और चिराग पासवान के 5 सांसद अलग होकर अब ये इस उम्मीद में हैं कि वो अलग से केंद्रीय सत्ता में, केंद्रीय मंत्रिमंडल में पशुपति पारस को जगह मिलेगी वगैरह वगैरह। तो एलजेपी इस उलझन में है। आरजेडी इस मौके की तलाश में है कि ये टूट फूट हो तो वो जोड़कर अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो, क्योंकि सरकार बनाने से वो उनकी दूरी बहुत कम है। केवल 10-12 सीटें अगर इधर जुड़ जाएं तो मामला पलट जाएगा और इसी ताक में तेजस्वी यादव हैं। आज की अंतिम खबर लेते हैं। महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक घोटाले के मामले में ईडी ने उप मुख्यमंत्री अजित पवार की 65 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त कर लिया है। इन संपत्तियों में जमीन, इमारत और सतारा में स्थापित सहकारी चीनी मिल शामिल है। अभी ये संपत्तियां गुरु कमोडिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर हैं और जरंदेश्वर शुगर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड को पट्टे पर दी गई है। अजित पवार का कहना है कि उन्हें ईडी की तरफ से कोई भी नोटिस नहीं मिला है और वो इस बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। बता दें कि महाराष्ट्र में 2019 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले महाराष्ट्र राज्य सरकारी बैंक में हजारों करोड़ रुपए के इस घोटाले के मामले की काफ़ी गूंज हुई थी। तब बॉम्बे हाईकोर्ट ने अजित पवार, पूर्व सांसद विजय सिंह मोहिते पाटिल, पूर्व सांसद आनंदराव अडसूल, शिवाजी राव नलावड़े, दिलीप सोपल सहित 69 नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे। ईडी ने कहा है कि महाराष्ट्र राज्य सरकारी बैंक ने 2010 में जरंदेश्वर सहकारी शुगर कारखाने की नीलामी की बोली लगाई थी, लेकिन ये कम कीमत पर लगाई गई थी और इसमें नियमों का पालन नहीं किया गया था। ईडी ने बयान में आगे कहा है कि उस दौरान महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक के बोर्ड में जितने निदेशक थे उनमें अजित पवार सबसे प्रमुख थे। तो ये मामला दरअसल कुछ तो भ्रष्टाचार का है और कुछ राजनीतिक प्रतिशोध का है, कुछ महाराष्ट्र सरकार को अस्थिर करने का है। घोटालों में मंत्रियों को लपेटते जाओ और फिर सरकार को अस्थिर कर दो, इतना दबाव बनाओ कि शिवसेना टूटकर वापस बीजेपी के साथ आ जाए और सरकार बनाए। ये खेल पहले से चल रहा है। आपको याद होगा कि अजित पवार जब देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर सुबह शपथ ले रहे थे तब उन्हें बहुत सारे आश्वासन दिए गए थे। 1-2 मामले उस समय तुरंत समझौते के तहत विड्रॉ भी कर लिए गए थे। तो अगर अजित पवार अभी बीजेपी के साथ होते तो उनके खिलाफ ये सब कार्रवाई ना हो रही होती। तो ये राजनीतिक बदले की नीयत से और राजनीतिक हिसाब किताब सेटल करने की नीयत से किया जा रहा है, ये तो तय है। भ्रष्टाचार के मामले तो अब जब कोर्ट में जाएंगे तब समझ में आएगा कि कितने सही हैं या नहीं हैं। बहरहाल ये थी आज की खास खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आपने इन्हें पसंद किया होगा और आप इस वीडियो को लाइक भी करेंगे और बड़े पैमाने पर शेयर भी करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, मैं कल फिर हाजिर हूँगा कल की खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।